बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारी कदमों का असर धीरे धीरे हो रहा है। दिवाली के मौके पर जी बिजनेस से बातचीत में झुनझुनवाला ने कहा कि अच्छे मॉनसून से इकोनॉमी की स्थिति बेहतर हो रही है और भारतीय बाजार में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। दिवाली का दिन है, पूरा ट्रेडिंग का दिन है और मेरे साथ है इस समय बाजार के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। सो वेलकम टू जी बिजनेस एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल जी व्यूअर्स एंड टू ऑल इंडियंस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। नए साल की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर, अगर हम पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली की बात करें तो और आप आपकी राय, आपको सबसे बड़ा एक तरह से भगवान माना जाता है इन्वेस्टर्स के मामले में, तो आपने सबसे ज्यादा किस सेक्टर में प्रॉफिट्स गेन किए? आप पता, मैं नुकसान जरूर गिनता हूँ, नफा कभी गिनता नहीं। तो अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल ये साल अच्छा था और ये कोई इंटरव्यू मेरे पोर्टफोलियो और मेरे नफे नुकसान के बारे में नहीं सर, ये बाजार के बारे में है। और सर बाजार की अगर आप बात करें तो सर आप किस तरह से रेट करते हैं पिछली दिवाली से इस दिवाली तक इंडियन इकोनॉमी को, ग्रोथ को किस तरह से आप रेट करते हैं? इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी, मेरे को पर्सनली लगता है इस साल 7.5% का ग्रोथ आएगा और इस साल बारिश अच्छी हुई है। जो गवर्नमेंट ने 2-3 साल से इतने कदम लिए हैं उनका इफेक्ट धीरे धीरे आ रहा है और अब आते जाएगा। दिवाली की अच्छे मानसून के बाद सब जगह से खबर यही आ रही है कि भाई दिवाली की सेल बहुत अच्छी हुई है। धीरे धीरे मेरे को लगता है हिंदुस्तान में सेविंग्स रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटा है और इस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान में 8% ग्रोथ तो एक बेस और एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो सर अगर हम आने वाले साल की बात करें तो थोड़ा और गुड लक माना जा सकता है क्योंकि जीएसटी इज ऑन द रो एंड ऑल्सो रेट कट की बातें। देखिए, हिंदुस्तान हर साल हिंदुस्तान बढ़ता है, कोई ना कोई कारण आता है, लेकिन हिंदुस्तान की जो पेस है उसको एक लेवल से आप कम भी नहीं कर सकते और एक पेस से उसको बढ़ा भी नहीं सकते। तो मेरे को लगता है जीएसटी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने एफडीआई बहुत चीज़ों में अलाउ की है, डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा रैशनलाइजेशन करेंगे, स्टेट्स को डेलीगेशन कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। कौन सोच सकता था कि हिंदुस्तान में पावर इतना होगा कि कोई बायर नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मालूम नहीं, मैं तो इंडिया बुल हूँ और मुझे लगता है, और बीइंग एन इंडिया बुल हैज सर्व्ड मी वेल इन लाइफ, राइट। सो आई फील थिंग्स, कोई बाजार बहुत स्पीड से बहुत जल्दी नहीं बढ़ जाएगा, मुझे लगता है मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगा बट अपवर्ड बायस के साथ। तो सर हम 10-15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? श्योरली, आई थिंक नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि बिटवीन दिस समवत एंड नेक्स्ट समवत जरूर मार्केट विल मेक ए न्यू हाई, बट मे बी नॉट इनिशियली, मे बी आफ्टर सम टाइम। और सर अगर हम ग्लोबल मैप की बात करें तो इंडिया अपनी यूएसपी ग्रोथ की वजह से आपको लगता जाना जा रहा है कि ब्रांड मोदी की वजह से? वेल, ब्रांड मोदी इज पार्ट ऑफ इंडिया, so whatever India is collectively a collection of so many brands, out of which one very important brand is Modi ji. So I think India has got importance, I mean because of its growth, and growth के अलावा stability है, rule of law है, free press है, democracy है, लोगों की skills है, तो बहुत चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान को बनाता है, जो हिंदुस्तान है उसको बहुत चीज़ें बनाती हैं। तो सर सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद आपको लगता है कि इस ब्रांड में ब्रांड मोदी जो है उसमें और एक पावर ऐड हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इट्स आई थिंक रॉन्ग टू से मोदी जी हैज डन व्हाट इंडिया नीडेड टू डू। आई मीन वी कैन नॉट, हम पूरे दिन जिंदगी में तो चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठ सकते हैं। और मोदी जी ने बहुत सी साथ, मैं एक मोदी का फॉलोअर हूँ, फैन हूँ, और मोदी जी ने बहुत कदम लिए हैं। शायद थोड़े कदम की इफेक्ट इमीडिएटली लग रहा है, थोड़ी चीज का इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि भाई पाकिस्तान को एक मैसेज भिजानी है कि आप कुछ करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। और सर इस सबके बीच में जो एक कंट्रोवर्सी उठी कि पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन कर दो या फिल्म्स को जो है उसको बैन कर दो, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग ये नहीं चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी को न्यूयॉर्क में मिलो तो बहुत अच्छे से प्यार होता है, दुबई में मिलो मेरे को। लेकिन ये जो मेन कल्प्रिट इसमें पाकिस्तानी आर्मी है, जो चाहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कभी
कभी झगड़ा ख़त्म ना हो, जिससे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी रहे। और अपनी कांस्टेंट, नॉर्मली आई एम इन फेवर ऑफ कल्चरल एक्सचेंज and people exchange. But if there is constant friction and terrorist attack by one country or another, I think then it becomes incorrect for us as Indians to then patronize that country in any form. Maybe in culture, maybe in trade, maybe in any form. बट सर, अगर हम अभी जैसे रिलेशनशिप्स की बात करें और यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर जस्ट ऑन द कार्ड्स, तो आपको लगता है कि उससे बाजार पर असर पड़ेगा उसके रिजल्ट से? मेरे को पर्सनली लगता है ट्रम्प आ जाएगा तो कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाला है। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउस ऑफ द सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें भी दोनों सेनेट जीत गए तो थोड़ी मार्केट्स में नॉट लाइक इट। समझो क्लिंटन जीत गई और सेनेट भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो गई, तो पीपल में नॉट लाइक इट, बट आई थिंक इट इज अनलाइकली। So you know, in whose favor are you personally, Trump or Clinton? Well, you have to choose between the devil and the deep sea. I think मुझे तो ट्रम्प का डर लगता है कि जिस आदमी के हाथ के नीचे न्यूक्लियर ट्रिगर है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। कुछ आदमी को सोच ही सकता है कभी क्या करे। तो लोगों को तो फिक्र है कि वो आएगा तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे तो फिक्र है कि उसने न्यूक्लियर वॉर कर दिया तो जान जाएगी। बट सर, अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं भी हुआ, लाइक जस्ट इन केस, कोई फेवर में नहीं है इतना बिल की, बट बाजार के लिए भी अच्छा नहीं है, मार्केट्स के लिए भी। क्या चीज? ट्रम्प का आना। हाँ, लेकिन लगता नहीं है ट्रम्प आएगा। उसने जो तरीके के मेरी सोच से औरतों के बारे में कोई आदमी बात करे तो बहुत आदमी करते, लेकिन जो तरीके से उसने अपनी बेटी की बात की है, नो वुमन कैन लाइक दैट, नो वुमन कैन बेयर इट। That someone talk of a daughter like this. Also, I think he's an extremist. My personal judgment is that, not that I'm any expert on American politics, but मुझे नहीं लगता वो जीतेगा। और हिलेरी क्लिंटन तो एकदम अल्टीमेट पॉलिटिशियन है, she will maintain the status quo. और सर, जो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो जो ग्लोबल टेंशन और ग्लोबल नॉइस हमें सुनने को मिल रही है, उससे आपको लगता है कि आईटी सेक्टर के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज है और ग्रोथ के मामले में? मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि आईटी सेक्टर का ग्रोथ वापस आ जाएगा। बहुत बार इंडिया में लोगों ने आईटी सेक्टर का ऑब्विचुअली लिखी है, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन बढ़ते ही जाते हैं। इंडिया की कॉस्ट एडवांटेज, जैसे इंडियन कंपनीज को साइज आ रहा है तो कॉस्ट एडवांटेज बढ़ती जा रही है, तो कैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज की ग्रोथ नहीं आएगी? मैं बहुत एक जेनरिक और एक जनरल सोच से बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई स्पेसिफिक फिगर्स नहीं है। तो और मेरे को नहीं लगता है कि ग्रोथ वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ बहुत घट जाएगा या बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरे को एक ही डर इंटरनेशनली लगता है कि यूरो का क्या होगा, कभी यूरो जोन नहीं टूट जाएगा। आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। बट यू रियली स्केयर्ड ऑफ दैट? आई मीन, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी शुड कीप एन आई ऑन इट। हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की। आपको आने वाले इस संवत में कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर लगता है? मेरे को सब सेक्टर अच्छे लगते हैं। आप अपना खुद का सेक्टर चूज करिए, मैं कोई सेक्टर कोई सेक्टर नहीं आप चूज करेंगे? सर, हम बात वैसे सेक्टर्स की करें, पूरा ट्रेडिंग है। अभी जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, आप भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं टाटा सन्स में, टाइटन में, तो आपको ये खबरें जो आ रही है बॉम्बे हाउस से, डू दे डिस्टर्ब यू? वेल, द क्वेश्चन इज वी शुड सिट बैक एंड थिंक कि हाउस ऑफ टाटा 148 साल का इंस्टीट्यूशन है। मेरे को लगता है जब आदमी 30 साल बाद इस मैटर के बारे में सोचेगा और टाटा की हिस्ट्री सोचेगा, तो दिस विल बी अ स्मॉल डॉट। तो मेरे को लगता है हाउस ऑफ टाटा इज ग्रेटर देन ऑल दिस, इट विल राइज अबव दिस, एंड एज एन इन्वेस्टर आई एम नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। बट लाइक फॉर द टाइम बीइंग, हैज द इमेज बीन tarnished? Well, more facts have to come, and I don't think anybody's image is tarnished because nobody knows what the facts are. And so the 18 billion जो राइट डाउन का जो क्लेम है मिस्टर मिस्ट्री का, योर बड़ी क्वेश्चन है कि उन्होंने ये चीज बोली, उनको ये चीज बोलना चाहिए था जब वो चेयरमैन है कि मेरा मियाँ खराब, डाइवोर्स के बाद बोल रहा। अरे जब तू बीवी थी जब क्यों नहीं बोला? तो ही इज एक्चुअली इंजरिंग एंड डैमेजिंग हिमसेल्फ। मैं टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हूँ। अरे उनको नैनो प्रोजेक्ट नहीं पसंद था तो नैनो प्रोजेक्ट बंद करना था। As a minority shareholder, how am I concerned what others think? He has to act in the interest of the shareholders of Tata Motors. Then why did he not do so? So I think having not acted when he was the chairman
and then having released all this, I think is not in good taste. But then he claims to have those emotional issues for not, shutting down few projects. Whose emotions? He's saying that company के एक emotions थे जिस वजह So, is he running a company on emotions or is he running on commercial factors? As a minority shareholder, I'm not concerned about emotions. I'm concerned about the company's profits and return on capital. Only thing what I want to say is that he was in charge. Why did he not take the decisions which he today says were wrong, which he was empowered to? So he is kind of tarnishing his own image. Because he's been the part of the house of Tatas. और आपको लगता है लॉन्ग रन में ये सब एक जो डिस्प्यूट है ये सेटल डाउन हो जाएगा और It will be a blip. आप 30 साल बाद जब टाटास के बारे में सोचेंगे तो ब्लिप कोई बात नहीं करेगा इसकी.